नमस्कार, आप देख रहे हैं हम लोग। खबरों की दुनिया का एक बहुत बड़ा और अहम हिस्सा आजकल के दौर में है यूट्यूब की एक अपनी दुनिया है। किस तरह का कंटेंट यूट्यूब पर काम करता है, लोग क्या देखना पसंद करते हैं, ये जो खबरों का जो पारंपरिक मीडियम है, यानी जो ट्रेडिशनल मीडिया है टीवी का और अखबार का, उससे बहुत अलग है। यूट्यूब तो अब एक करियर बन गया है, चाहे वो राजनीतिक टिप्पणी हो या फिर हेल्थ, ब्यूटी, फूड। ये कमाई का भी एक बहुत बड़ा ज़रिया है और इसके कंटेंट से अच्छी कमाई होती है। आमदनी का जो एक ये ज़रिया बना है, उसके भी कुछ आंकड़े आपको दिखाते हैं। कमाई के लिए शायद इसमें यूट्यूब पार्टनर प्रोग्राम में शामिल होना ज़रूरी होता है और कम से कम आपके 1000 सब्सक्राइबर्स हों, 4000 घंटों तक देखा गया हो वीडियो और हर 1000 व्यू के कम से कम 53 रुपये मिलते हैं। 10 लाख व्यू से 53 लाख तक आप कमा सकते हैं, 53,000 तक कमा सकते हैं। और जो कंटेंट के हिसाब से कम या ज़्यादा आप की कमाई हो सकती है, लेकिन हर महीने औसतन 13 लाख तक की कमाई हो सकती है। यानी कमाई का एक बहुत अच्छा ज़रिया, एक ल्यूक्रेटिव ज़रिया और एक वैकल्पिक प्रोफेशन यूट्यूब होता गया है। हम ऐसे बहुत सारे लोगों को जान रहे हैं जो ट्रेडिशनल मीडिया को छोड़कर अपने यूट्यूब चैनल्स चलाते हैं। आप सब भी उनको पहले टीवी में देखते होंगे और बाद में अब यूट्यूब पर भी देखते हैं। पर वो भी लोग हैं जो यूट्यूबर्स ही हैं, जो यूट्यूब को जिन्होंने अपने करियर के तौर पे चुना है। तो हमारे साथ आज स्टूडियो में 2 खास मेहमान हैं और एक जूम से भी जुड़ रहे हैं। हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं संजय शर्मा, हमारे साथ हर्षवर्धन त्रिपाठी हैं और मनीष पांडे जुड़ रहे हैं। मनीष पांडे संपादक हैं ब्रेकिंग टुडे के। डेटा बीइंग्स के जो जनवरी के आंकड़े में देख रही थी, जनवरी 2024 के आंकड़े, उसके मुताबिक संजय शर्मा जी जो हमारे साथ यहाँ स्टूडियो में हैं, उनके सबसे ज़्यादा व्यूज़ थे, 100.2 मिलियन व्यूज़ थे। और जो इनका व्यू शेयर था, मतलब कुल व्यूज़ जो यूट्यूब रहे, उसमें 7% था ये न्यूज़ कंटेंट का जो व्यूज़ है। ये डेटा बीइंग्स के आंकड़े हैं जनवरी 2024 के। बताया गया कि फरवरी के भी आंकड़े कुछ ऐसे ही रहे। तो संजय जी बिल्कुल टॉप पे इस वक्त बने हुए हैं व्यूज़ के मामले में। और यूट्यूब चैनल का नाम जो है इनका बहुत यूनिक है, 4 PM। अब ये मैं भी जानना चाहूँगी कि 4 PM आपने चुना कैसे? इनके बहुत सब्सक्राइबर्स हैं, 33,90,000। 2018 में इन्होंने यूट्यूब चैनल जो है वो शुरू किया है। और ये इसमें ग्रेडिंग भी होती है, ये भी समझेंगे। जैसे संजय जी का जो वो ग्रेडिंग है वो A- है। और आपको हर्षवर्धन त्रिपाठी जी के बारे में बता दें, इनका जो चैनल है वो इनके अपने नाम से है। टीवी पे भी बहुत जाने पहचाने विश्लेषक के तौर पे हमारे साथ अक्सर जुड़ते हैं हर्षवर्धन त्रिपाठी। कुल सब्सक्राइबर्स 5.5 लाख हैं। 2011 में इन्होंने यूट्यूब चैनल शुरू किया और इनकी भी ग्रेडिंग है, जो ये ग्रेड है वो B है। और इसमें जो ग्रेडिंग्स है वो A- A+, B-, B+, C, इस तरह के ग्रेड्स यहाँ पे होते हैं। और इसके अलावा मैंने आपको बताया कि हमारे साथ जूम से भी एक मेहमान जो है वो जुड़े हुए हैं और कुछ ही देर में जुड़ जाएंगे मनीष पांडे भी। लेकिन यहाँ पर जो हमारे साथ मेहमान आए हैं उनसे बातचीत की शुरुआत करते हैं। बहुत धन्यवाद आप लोगों का, आप स्टूडियो में आए। और ख़ास करके संजय जी आप लखनऊ से आए और आप लोग अपने दफ्तर और अपने यूट्यूब में ख़ास करके अपने घर के कंफर्ट से काम करने की भी आज़ादी होती है, तो ख़ास करके स्टूडियो में आने का बहुत धन्यवाद। ये जो यूट्यूबर्स की दुनिया है और आपके जो व्यूज़ हम देख रहे हैं अभी जनवरी और फरवरी के, पहले तो मुबारक हो आपको कि शुक्रिया, बहुत कमाल के व्यूज़ हैं आपको। तो क्या राज है आपके इन व्यूज़ का? इतना क्या किया आपने ख़ास इन दिनों? आपने सबसे पहले जो पूछा था कि 4 PM नाम क्यों है, तो बता दूं कि मैं एक इवनिंग अखबार निकालना चाहता था। मैं शुरू से प्रिंट का आदमी था, मैंने बहुत दिन प्रिंट में काम किया, फिर सहारा के बाद ETV, स्टार न्यूज़, फिर मैं अपना एक इवनिंग अखबार निकालना चाहता था। तो जब उसका नाम मैंने सोचा कि शाम का अखबार, सांद अखबार, इवनिंग टाइम्स, तो मुझे लगा शाम का अखबार 4 बजे आता है तो इसका नाम ही 4 PM रख दो। तो मैंने वो नाम 4 PM रखा। तो अभी भी वो प्रिंट में लखनऊ का इवनिंग अखबार है, बड़ा अच्छा अखबार है, वो छपता है। अब आपने पूछा कि यूट्यूब में मैं कैसे आया, तो कभी कभी ऐसा होता है कि जब कोई सरकार बदलती है तो कुछ ब्यूरोक्रेट ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं। तो 2017 में भी जब सरकार बदली तो कुछ ब्यूरोक्रेट ऐसे ज़्यादा एक्टिव हो गए, तो उनको लगा कि मेरा अखबार जो है वो बहुत वायरल होता है, कुछ कई पॉलिटिकल लोग ट्वीट करते रहते हैं। तो उसमें से एक ब्यूरोक्रेट ने मुझे बुलाया, जो उनकी शैली होती है थोड़ा लालच, थोड़ा धमकाया। मैंने नहीं माना, तो उन्होंने मुझ पर तरह तरह की जाँचें वाँचें शुरू कर दी, हमले वमले ये सब हो गए। तो वो जो मुझे लगा कि बातें जानी चाहिए जनता में, तो जो मेरे ऊपर प्रयोग कर रहे थे, मेरी जांचें, हमले ये सब कर रहे थे, मैंने उस पर यूट्यूब पे बोलना शुरू किया। जब वो मेरे संग एक घटना होती, मेरे के परेशान किया जाता, मैं यूट्यूब पे बोलता।
और लोगों को लगता है कि ये तो डेमोक्रेसी में ठीक नहीं है, जर्नलिस्ट को परेशान किया जो जा आप रहा है। यूट्यूब पे बोल रहे थे, पहले आपको वहां तंग किया जा रहा था, यूट्यूब पे बोलने नहीं लगे तो यूट्यूब वहां पे नहीं, तंग, पहले अखबार पे तंग किया जा रहा था, तो मैं यूट्यूब अखबार पे पे आया। तंग किया गया, आप यूट्यूब पे तो आए, तो यूट्यूब जब पे आया। यूट्यूब पे आप वो बात कहने लगे तो वहां भी बस, तंग किया गया होगा। वहाँ पे भी तंग किया गया, बहुत तंग किया गया, मेरा चैनल बंद किया गया। लेकिन जितने प्रयोग कर रहे थे नगमा जी, वो फिर दुनिया के अमेरिका से कि लंदन तक वो छा रहे थे। लोगों को लग रहा था कि यूपी में एक जर्नलिस्ट है जो बोल रहा है, उसको परेशान किया जा रहा है। तो मैं मानता हूँ कि यहाँ तक पहुँचने में कभी कभी जब आप परेशान हो रहे होते तो लगता है कि यार ये सरकार कितनी ख़राब है, मुझे परेशान कर रही है, ये अफसर कितने ख़राब है। आज मैं उनको दिल से शुक्रिया करता हूँ, अगर वो मुझे परेशान नहीं करते तो आज मैं यहाँ तक नहीं पहुँचता। दुनिया के 150 मुल्कों से ज़्यादा मुझे देखा जाता है, और व्यू में इस महीने मेरे को जो आंकड़े हैं वो 19 करोड़ क्रॉस कर गए हैं। सपने जैसी दुनिया है। तो इस दुनिया में नगमा जी आने के लिए मैं उनका सबका आभारी। एक दिन चुनाव चल रहे थे यूपी के, अचानक मेरा चैनल बंद हो गया। मैं सुबह उठा, गायब। मैं यूट्यूब को मेल करूं, जवाब नहीं आए। मैंने 1 घंटे के अंदर 4 PM यूपी के नाम पे चैनल बना लिया और बताया कि मेरा चैनल हैक कर दिया गया है, मुझे बताया नहीं जा रहा है। दिल्ली अलग अलग देश के लोगों ने, जर्नलिस्टों ने विरोध किया। मेरा लॉयर बहुत अच्छा है, मोहम्मद हैदर, उन्होंने यूट्यूब को मेल किया। तब तक मैंने 4 PM यूपी बना लिया था। और तीसरे दिन जब मेरा लीगल नोटिस पहुंचा तो यूट्यूब ने खेद व्यक्त करते हुए मेरा चैनल खोला, लेकिन तब तक यूपी बन चुका था। फिर मेरे दिमाग में विचार आया, मैं हमेशा नेगेटिव चीज़ों से पॉजिटिव चीज़ ढूंढता हूँ। मुझे लगा कि जब एक राज्य का चैनल खड़ा हो सकता है, इसका मतलब ये प्रयोग अच्छा है। और नगमा जी, फिर मैंने इसी लाइन पे चलते चलते यूपी, मध्य प्रदेश, बिहार, राजस्थान, महाराष्ट्र, कर्नाटक, पंजाब, दिल्ली, इन सब के स्टेट चैनल खड़े कर लिए। तो आज फिर मेरे आपको 12 चैनल हैं, 12 जगह चीफ हैं, और देश में इस तरह का नया प्रयोग करने वाला चांस की बात है 4 PM पहला चैनल। और ये बिल्कुल इत्तेफाक था, इत्तेफाक इत्तेफाक। और आप तो बिल्कुल मिसाल हैं उस चीज की, एवरी क्लाउड एज अ सिल्वर लाइनिंग, या है ना। तो जब भी कभी मुसीबत का वक्त आए, उसमें से हमेशा एक अपॉर्चुनिटी ढूंढ लीजिए। तो आपकी शुरुआत कैसे हुई त्रिपाठी जी? नहीं नगमा जी, मेरा तो चूंकि पूरी तरह से विशुद्ध पत्रकारिता में ही रहे, और ये मुझे नहीं पता था कि इस तरफ आना है। हालांकि मेरी पत्रकारिता के शुरुआती दिनों में ही मैं वेब दुनिया से जुड़ा था, जो उस वक्त 2000 में दुनिया का पहला हिंदी न्यूज़ पोर्टल था। तो मुझे नहीं पता था कि शायद इसी तरफ आगे जाना है। तो खैर मैं अखबारों में रहा, टीवी में रहा, और अभी भी टीवी में नियमित तौर पर टीवी से जुड़ा बहुत ज़बरदस्त तरीके से। लेकिन 2014 में मुझे लगा कि अब नौकरी छोड़नी चाहिए, नौकरी नहीं करना है। अब तय किया, वो तो कठिन था थोड़ा, और आमतौर पर कहें तो पत्रकारों के लिए तो इसलिए भी कठिन होता है कि आपकी दिल्ली NCR में रह रहे हैं तो EMI चल रही होती है, बच्चों की फीस जा रही होती है, तो थोड़ा कठिन था। लेकिन मैंने सोचा कि चलो ठीक है, करते हैं, और मैंने चैनल शुरू किया। तो चैनल शुरू क्या किया, जो बाय डिफ़ॉल्ट यूट्यूब बना कर दे देता है कि आपके नाम से ही, आप अगर जीमेल बनाते हैं यूट्यूब पर तो उसी नाम से बना देता है। तो मेरा भी हर्षवर्धन त्रिपाठी का नाम था, मैंने उसी नाम से किया। हालांकि 2006 से मैं चूंकि ब्लॉगिंग करता था बतंगड़ नाम से, मेरा बतंगड़ नाम से हिंदी ब्लॉग है, तो मुझे एक बार लगा कि उस पर शिफ्ट करना चाहिए। लेकिन उसी दौरान एक यहाँ गूगल न्यूज़ की जो है वो वर्कशॉप हुई थी, तो संयोगवश वहाँ मैं चला गया। किसी ने कहा कि चलो चलते हैं, तो मैंने कहा चलो ठीक है, 3-4 घंटे का है, जाते हैं। तो वहाँ से बहुत कुछ जो समझ में आया, तो उसमें लगा कि नहीं, अगर आप अपना ब्रांड पहले से बना हुआ तो उस ब्रांडिंग को खराब मत कीजिए। यानी आपको बतंगड़ खोजते हुए तो कोई जाएगा नहीं, वो तो ठीक है ब्लॉग पे जाएगा, लेकिन वो तो आपके नाम से जाएगा। तो अपने नाम से मैंने यूट्यूब चैनल बनाया, और जो संघर्ष था, वो लगता था कि कोई देखने वाला तो है नहीं, जंगल में मोर नाचा किसने देखा, ये लगता है 100-200 व्यूज को ऐसे, क्योंकि मुझे नहीं, मैं लेकिन उसके आगे की एक जरूरी बात जोड़ दूं, क्योंकि वो शायद आगे आप सवाल में आएगा। लेकिन लंबे समय तक वो था कि मैं वीडियो डालता रहा, और बीच में मुझे ये भी लगा कि इसको छोड़ देना चाहिए। हाँ, क्यों लग रहा था? व्यूज नहीं आ रहे थे। व्यूज नहीं आ रहे थे, 100, 200, 400, 1000 ऐसे व्यूज आते थे, और ये दर्शकों को जानना बहुत जरूरी है जो लोग उधर जाना चाहते हैं। और उसके बाद जिसको हम कहते हैं ना कि 17 के विधानसभा चुनाव उत्तर प्रदेश के, और 19 का लोकसभा चुनाव, क्योंकि उत्तर प्रदेश मुझे मतलब मुझे याद है, गाजियाबाद से गोरखपुर तक हर कॉन्स्टिट्यूंसी सब कुछ। तो मैंने 2019 के लोकसभा में एक काम किया जो आमतौर पर सेफोलॉजिस्ट करते हैं, टीवी वाले बहुत पैसे लगा के करते हैं। मैंने कहा ये सारी कॉन्स्टिट्यूंसी का मैं प्रेडिक्शन करूंगा, और मैंने 80 की 80 लोकसभा सीटों का अनुमान दिया। वो जस का तस निकला, यानी जितनी सीटें मैंने प्रेडिक्ट की, जिसके पक्ष में प्रेडिक्ट की, वही निकला। और अचानक वो जो 1000-1200 सब्सक्राइबर था वो 10,000 हुआ, और उसके बाद कब बढ़ते बढ़ते वो 5.5 लाख के ऊपर पहुंच गया, ये मुझे आइडिया नहीं। क्योंकि उसके बाद वो मेरी यूएसपी बन गई। और आपने अभी पूछा ना संजय जी से कि खबरों का क्या होता, तो चुनाव आता है तो लोग हम लोगों के चैनल पर चले आते हैं। तो जब चुनाव आता है तब आते हैं, तो फिर संजय जी जब चुनाव नहीं रहता है तब कहाँ से कंटेंट ढूंढना पड़ता है? नगमा जी, मैं ये बता दूं कि यूट्यूबर्स, मैंने तो दोनों दुनिया देखी है।
प्रिंट से 10 गुना ज़्यादा मेहनत का काम यूट्यूब है, क्योंकि आपको रोज़ कंटेंट देना है। जैसे मेरा सुबह 6 बजे एक शो आता है, और मेरे दर्जनों मित्र मुझसे ऐसे मिले जो बहुत मजाक में कहते हैं कि हम पहले टॉयलेट में अखबार लेके जाते थे, अब फ़ोन लेके जाते हैं तो हमारा 6 बजे शो हो जाएगा। और मैं थोड़ा देर में उठता हूँ। मैंने पहली बार एक दिन में उठा 6:30 पौने 7 बजे। 6 बजे से 7 बजे के बीच में नगमा जी 1 लाख व्यू हो चुके होते हैं। तो मैं हैरान होता हूँ कि ये सुबह 6 बजे प्रोग्राम करते 6 बजे रोज है। रोज और 6 नगमा जी बजे। मैंने 4 साल से कोई छुट्टी नहीं ली। मुझे तो आप 102 लगातार काम करते 102 हैं, बुखार कोई हो, ऑफ नहीं है आपका, कोई ऑफ कोई नहीं। छुट्टी 6 नहीं बजे है। वो आना है, क्योंकि ये लोगों तो- को पता है, 6 बजे संजय शर्मा आएंगे। मैं लद्दाख जाऊं, कश्मीर जाऊं, बीमार हूं, कहीं भी हूं, लेकिन मुझे 6 बजे का शो ये तैयार इस तरह का करना है। कमिटमेंट ये commitment बहुत जरूरी है। वो YouTube तमाम के लिए बहुत कमिटमेंट जो लोग देख रहे हैं वो समझ लें, अगर आप YouTube चैनल अपना बनाना चाह रहे हैं, क्योंकि बने हुए तो बहुत हैं, हजारों हजार है यूट्यूबर्स, लेकिन अगर वहां आपको अपना नाम दर्ज कराना है तो फिर कोई छुट्टी नहीं कोई है, छुट्टी किसी तरह नहीं, का कोई ऑफ त्योहार नहीं है, की आप छुट्टी नहीं है, कहीं भी कोई हो, छुट्टी नहीं। आपको आपको YouTube पर बोलना है, कंटेंट देना आपको है। बोलना है। तो ये जो कंटेंट जनरेशन है, ये कितना बड़ा चैलेंज है, और ये सफर यूट्यूबर्स का जो स्पेस है पूरा, वहां पे भी बहुत कंपटीशन है। हर दिन आप लोग देखते हैं किसके व्यूज कितने आए, आपके कितने आए, तो बहुत कभी खुशी, कभी बहुत मायूसी, अप्स एंड डाउन्स जी, मैंने अपना अगर व्यक्तिगत कहूँ तो मैंने किया, मेरे को जो दोस्त थे, जो मेरे से सीनियर थे, मुझे बताते थे कि जैसे आज मैं स्टूडियो बैठा हूँ, थोड़ा पाउडर वाउडर भी लगाया कि ऐसे बोलना चाहिए, कपड़े पहन के आना चाहिए। मैं सहज रहा। मैं जिस स्थिति में हूँ, मैं उस स्थिति में मैंने बात की। मुझे लगा कि आप जिस जनता के लिए बात कर रहे हैं, आपको वैसे ही होना चाहिए। तो मैंने उस जनता से उसकी आवाज़ बात करना शुरू करी। तो जनता के साथ बिल्कुल सीधे, बिना किसी गाँव में बैरियर जाके, के शहर जुड़े, में जाके, कॉमन मैन की तरह, कोई बिल्कुल बात बनावट, करें। कोई सजावट, इस तरह की कोई कोई चीज़ नहीं करनी चाहिए, कोई चीज़। और वही मेरी टीम को मैंने समझाया, और मेरी टीम मुझसे भी बेहतर काम करने लगी। आप जाइए गांव में, उनके संग बैठिए, खाना खाना शुरू कर दिए, 10 खबरें आ जाती है सामने। आप शहर में जाइए, उनकी परेशानी पूछिए, 10 चीज़ें आ जाए। जिस समय आपके पास खबरों का अकाल हो, यूट्यूब में कभी अकाल नहीं होता है। किसी का दर्द बांटना शुरू कर दीजिए, वो भी पर खबर है। आप, हाँ बिल्कुल, लेकिन आप पॉलिटिकल कंटेंट देते हैं ना अक्सर। हाँ, मैं Political 90% पॉलिटिकल कंटेंट भी समाज से जुड़े होते हैं। समाज से जुड़े। आपकी सामाजिक मुद्दा भी एक पॉलिटिकल कंटेंट है। अगर समाज में कोई बुराई आ रही है तो उसके पीछे, हर चीज़ के पीछे कहीं ना कहीं राजनीति होती है। तो अगर वो उसके पीछे भी कुछ आ रहा है तो राजनीति है। उस समाज का और राजनीति को जोड़ के आपको अपनी बात कहनी है, और आपने अपनी बात बेहतर ढंग से कह दी तो लोग सुनते हैं। वो लाइनें हैं ना कि कौन सी बात कब कहाँ कैसे की जाती है, ये सलीका हो तो हर बात सुनी जाती है। तो बस वो सलीका आना चाहिए कि आपको प्यार से। और मेरे को कभी, मुझे आज तक याद नहीं आया कि मैंने बहुत गुस्से में तन-तना के बात करी हो। बहुत गंभीर बात भी मैं ऐसी मुस्कुरा के करता हूँ, लोगों को समझ आती है। और मैं तो नगमा जी हैरान हूँ, पिछले दिनों में हर 5 दिन में मेरे 1 लाख सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं। मैं सोच रहा हूँ ये जादू हो कैसे रहा है, हर छठे दिन में मुझे। कैसे हो रहा है बताइए आप। नगमा जी, मैं हैरान हूँ। मैं क्या कर रहे हैं आप? नगमा जी, मैं हैरान इसलिए हूँ कि मेरी टीम से मैंने वादा किया था कि हर 1 लाख पे हम लोग केक काटेंगे। अब मुझे हर छठे दिन में केक काटना पड़ रहा है। उसके पीछे कारण ये है कि दर्द बहुत है, परेशानी बहुत है। यूथ के सामने परेशानी है, मध्यम वर्ग के सामने परेशानी है, और हर चीज़ कहीं घूमी फिरी है। तो आप उनके दर्द को अपने दर्द के साथ जोड़ लीजिए। आप दोनों से ये जानना चाहती हूँ, आप बताएंगे त्रिपाठी जी कि इस वक्त में ये जो यूट्यूब का स्पेस है, कितना स्कोप है उसमें, खास करके जो पॉलिटिकल कंटेंट के लिए। और एक बात और कि उसमें अक्सर ये देखा जाता है कि बहुत फॉर अगेंस्ट, अगर बड़ा शार्प डिवीजन हो तो क्या वैसे कंटेंट ज़्यादा काम करते हैं, या थोड़े से न्यूट्रल कंटेंट जो एनालिसिस, विश्लेषण हो, वो भी काम करते हैं? बहुत प्रो एंटी गवर्नमेंट इस तरह के व्यूज रखना जरूरी है? क्या क्या काम करता है यूट्यूब पे? नहीं, थोड़ा सा तो मुझे लगता है कि अगर आप यूट्यूब पे जा रहे हैं तो जिसको हम कहते हैं ना कि 2 नाव पे सवारी नहीं हो सकती। ये नहीं हो सकता है कि आप ये भी बता रहे हैं, वो भी बता रहे हैं। आप बढ़िया हाईवे पे ड्राइविंग कर रहे हैं, अपने तो साइड चुनना होता है। आपको अपना साइड चुनना होता है। अब वो साइड जाहिर है आपको जो ठीक लगे, और जैसे हम पत्रकारिता में भी करते हैं, ऐसा नहीं है कि कोई पत्रकारिता में कोई बहुत अलग सी बात होती है। और उसको मैं और थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूं। जब आप रिपोर्ट कर रहे होते हैं, रिपोर्टिंग के वक्त तो आप जो घटना है, जो इंसिडेंट हुआ है, उसको आप रिपोर्ट कर रहे होते हैं। लेकिन जब उसी पर आप एनालिसिस कर रहे होते हैं, व्यूज आपका जहां आ जाता है, तो वहां आपको कोई ना कोई एक पक्ष तो लेना होगा, और व्यू ये देना पॉसिबल। होता है। और वहां पर आप मोस्टली जो पॉलिटिकल न्यूज चैनल है वो एनालिसिस कर रहे हैं, व्यूज दे रहे हैं। दूसरा, जो इंपैक्ट का लेवल है आप वो समझिए। एक तो ये कि जैसे एक तो ये कि आप लोगों की परेशानी, लोगों का दुख दर्द, उससे जुड़ी चीजें करें। एक जो सबसे बड़ी चीज है कि लोगों को लगता है कि हमारी बात कोई वेंट आउट कर रहा है क्या, कहीं तो कोई हमारी बात कह रहा है क्या। जिसको कहते हैं ना कि एक बड़ा वर्ग जिसको लगता है कि वो वाले चैनल पर हमारी बात कही जा रही है।
उनको जिस दिन वो कनेक्ट हो गया, वो रिलेट कर गए कि नहीं ये हमारी बात कहता है और थोड़ा और अच्छे से कहता है, थोड़ा सा अच्छे से आर्टिकुलेट कर लेता है, समझना कि लोग क्या सुनना चाहते बिल्कुल, हैं। और वो फिर उस तरह से जी मनीष, आपके व्यूअरशिप में रिफ्लेक्ट जी मनीष, आप जुड़ गए हैं हमारे साथ। आप अपना कंटेंट जनरेट करते हुए क्या बातें ध्यान में रखते हैं, क्या लोगों को पसंद आ रहा है? जैसे आपके चैनल पे क्या आपका तजुर्बा रहा है, लोग क्या पसंद कर रहे हैं? देखिए, चैनल पे मोस्टली चूंकि जर्नलिस्ट हूँ, बेसिकली हाँ, मैं उन्हीं चीजों को उठाता हूँ जो जनता से जुड़े हुए मुद्दे हैं। और खासकर जब जनता की बात आती है, मुद्दों की बात आती है, तो निश्चित रूप से सरकार और शासन प्रशासन की तमाम बातें आती हैं। तो जाहिर तौर पर जब कोई इस तरह की समस्याएं उठाई जाती हैं कि जो लोग नहीं देख पा रहे हों, जहां तक लोगों की नजरें नहीं पहुंचती हैं, तो पब्लिक अच्छा बिल्कुल उस चीज को अप्रिशिएट करती है। और कि कम से कम कोई तो आया जो ऐसे मुद्दे जो कोई उठाने वाला नहीं है। आजकल तो आपको पता ही है कि बहुत सारे मुद्दे में बहुत सारे लोग बोलना भी पसंद नहीं करते हैं। तो पब्लिक को भी अच्छा लगता है। देन अगर थोड़ा सा उनका रिस्पांस हमें मिलता है तो हम भी कोशिश करते हैं कि ऐसे कंटेंट क्रिएट करें, ऐसी चीजें लेके आएं। और जाहिर तौर पर अगर ये चीजें बाहर निकलती हैं, मल्टीप्लाई होती हैं, लोग देखते हैं, लोगों के तक पहुंचती है, तो उस पर कार्रवाइयां भी होती हैं। तो जाहिर तौर पर मैं तो अगर बेसिकली मैं चूंकि बड़ा देर में ज्वाइन हुआ, आपके बातचीत का मुद्दा क्या था ये मुझे बहुत बेहतर तरीके से नहीं पता है। लेकिन मुझे ये लगता है कि जो भी इस तरह की अगर कोई समस्याएं उठाते हैं जो पब्लिक से जुड़ी हो, उनके चीजों से जुड़ी हो, तो उस पर लोग उसे देखना पसंद करते हैं, उसे समझना पसंद करते हैं, उस पर ज्यादा ध्यान जाता है उनका। आपको आपके जो कंटेंट आप डालते हैं उसमें कभी आपको इस तरह का कोई आपने रीड किया हो, समझा हो कि किस तरह के कंटेंट पे व्यूज़ आपके ज़्यादा आए, कब क्या कम आते हैं, उस हिसाब से क्या आप अपने कंटेंट में बदलाव करते हैं? बहुत सारे लोग, हमारे बातचीत का मकसद यही है मनीष कि बहुत सारे हम समझें कि ये यूट्यूब की दुनिया किस तरह काम कर रही है, ख़ास करके जो पॉलिटिकल यूट्यूबर्स हैं, जो राजनीतिक खबरें डालते हैं, और वो लोग भी जो हमारे दर्शक हैं टीवी के, वो जो देख रहे हैं, ज़्यादातर लोग आजकल यूट्यूब से अपनी खबरें लेते हैं, बल्कि तमाम बड़े जो ट्रेडिशनल मीडिया है टीवी में भी वो यूट्यूब पर भी अपने कंटेंट डालते हैं। तो जो यूथ है, युवा है, वो वहाँ से अपनी खबरें लेते हैं और अपने अपने चैनल्स भी लोग बनाते हैं। तो जो देख रहे हों, जो यूट्यूब की तरफ जाने वाले भी हों, उनके लिए भी ये समझना ज़रूरी है कि आप अपने कंटेंट्स को किस तरह से चुनते हैं और कैसे उसको बदलते भी हैं। व्यूज़ आपके कैसे ऊपर नीचे होते हैं, रोज़ देखना होता है कितने व्यू आए, सब्सक्राइबर्स कितने आपके साथ जुड़ रहे हैं, आप अपने कॉम्पिटिटर्स को भी देखते रहते होंगे। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए हाँ, अब सवाल समझ में आया थोड़ा सा मुझे। पहले में थोड़ा सा डिटेल हो गया था। देखिए, एक्चुअली जो कंटेंट क्रिएशन की बात है, हम मैंने पहले भी बताया, पब्लिक से इंटरेस्ट से जुड़े हुए हम मुद्दे उठाते हैं। और जहां तक पॉलिटिकल की बात करें तो देखिए, यूट्यूब की दुनिया जहां तक मुझे समझ में आता है, दो टाइप के लोग हैं। एक वो जो समय के साथ साथ चल रहे हैं, और एक वो जिन्हें आज के समय से परेशानी है। मतलब अगर पॉलिटिकली आप जाएंगे, सीधे सीधे कह सकते हो, एक यूट्यूब पे अगर पॉलिटिकल आप लोगों को देखेंगे तो एक साइड में वो लोग हैं जो कहीं ना कहीं जो गवर्नमेंट है, चाहे उनकी स्टेट गवर्नमेंट है, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट है, उसके जो काम है, उनके ठीक ठाक काम है, काम काज है, अगर उनको दिखाते हैं हाँ यहाँ ये काम अच्छा हुआ, यहाँ गवर्नमेंट ने एक अच्छा काम किया, जी, बदलाव हुआ, इससे इतने लोगों को फायदा मिला, ठीक है, तो उसको थोड़ा सा देखने वाले कम लोग आते हैं। लेकिन अगर आप ये दिखाते हैं कि ये गवर्नमेंट या ये पॉलिटिकल या पॉलिटिकल पार्टी या ये पॉलिटिशियन यहाँ गलत काम कर रहा है, उसे नहीं करना चाहिए, हमें उसका विरोध करना चाहिए, हमें क्रांति कर देनी चाहिए, हमें कुछ ऐसा कर देना चाहिए जिससे इसमें बदलाव आ जाए, तो उसमें व्यूज बहुत जाते आते हैं। तो खासकर एज ए यूट्यूबर थोड़ा सा रिस्क तो रहता है। अगर आप एंटी गवर्नमेंट या एंटी सिस्टम चलते हैं तो आपके पहले व्यूज ज्यादा आएंगे, आपके सब्सक्राइबर अच्छे बढ़ेंगे। मुझे लगता है कि शायद हो सकता है एक पैरेलल एक ऐसी दुनिया बन गई है कि जिसमें अगर आप कंटेंट थोड़ा सिस्टम के अगेंस्ट बनाते हैं तो आपको ज्यादा लोग पसंद करते हैं, देखते हैं, और ज्यादा लोग प्रमोट करते हैं। या हो सकता है खाली बैठे हो, प्रमोट करते रहते हो कि हाँ भाई आया है, कुछ नया आया, हमें कुछ जी। करने का मौका नहीं मिल रहा है, एक बंदे ने कुछ किया, इसको फॉरवर्ड करो। लेकिन अगर आप पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ, पॉजिटिव अप्रोच के साथ कुछ दिखाते हैं, हाँ यहाँ कुछ बहुत अच्छा हो गया, यहाँ के इस पॉलिटिशियन ने बड़ा अच्छा काम किया, यहाँ एक बहुत बड़ा बदलाव हुआ, तो वहां उससे थोड़ा देखना लोग पसंद नहीं करते। तो कभी कभार ऐसा होता है कि हमें भी लगता है कि नहीं भाई, हमें भी उसी साइड में चले जाना तो कोई चाहिए। इस तरह का लेकिन क्योंकि कंपल्शन रहता है क्या? मैं अपने बाकी दोनों पैनलिस्ट से भी ये बात पूछना चाहती हूँ कि लोग पसंद करना जैसा ये बता रहे हैं कि अगर आप एंटी गवर्नमेंट
कंटेंट दें, सरकार किसी की भी हो, तो लोगों को लगता है कि भाई हमारी बात किसी ने दिल से कही और वो ज़्यादा देखा जा रहा है। और अगर आप सिर्फ पॉजिटिव चीज़ें दिखाएं तो उसको देखते नहीं हैं लोग ज़्यादा। कुछ इस तरह का दबाव। नगमा जी, एक्चुअली मेरी पत्रकारिता में तो मैंने 30-35 साल में हमेशा ये किया, क्योंकि मुझे पढ़ाया किया ये गया था, समझाया गया था कि सरकार जो बताती है वो विज्ञापन होता है, जो सरकार छुपाती है वो खबर होती है। दूसरा, मेरा पर्सनली मेरा धारणा ये है कि सरकार अगर अच्छा काम कर रही है तो वो आती है अच्छा काम करने के लिए, हम उसकी अच्छाई करने के लिए नहीं है, उसका पूरा एक विभाग होता है। लेकिन सरकार जो गलत कर रही है उसको बताना पत्रकार का काम होता है। तो हम 2014 से पहले भी ये करते थे कि सरकार किसी की भी हो, उनकी जो नीतियाँ होती थी वो बताते थे। आज भी हम वही काम कर रहे हैं कि जो गलत नीति है वो बता रहे हैं। पिछली बार ने डंडे कम मारे थे, अब डंडे ज़्यादा मारे तो व्यू बढ़ गए। जितना अत्याचार होता है उतने सब्सक्राइबर बढ़ते हैं, उतने व्यू बढ़ते हैं। तो हम लोग में ये बहुत ही दिलचस्प चर्चा जारी रहेगी। यूट्यूब की दुनिया कैसी है, इस पर हम बातचीत जारी रखेंगे एक ब्रेक के बाद। दो तरह के लोगों के बहुत हैं, यहाँ तो बहुत घोर एंटी गवर्नमेंट या बहुत ये एकदम ठीक बात है। मुझे लगता है कि ये YouTube का एक अतिरेकी चरित्र है। ये एक उसका चरित्र है कि या तो एकदम उस किनारे खड़ा है या इस किनारे खड़ा है, लेकिन एक उसका दूसरा पहलू है। आप मार्केट में निश क्रिएट करना चाहते हैं, क्योंकि मैं अपने अनुभव से बता रहा हूँ, ठीक है। 5.5 लाख के आसपास मेरे सब्सक्राइबर हैं और कभी वो मंथली व्यूज वो 80 लाख चले जाते हैं, कभी 50 लाख भी रह जाते हैं, कभी 30 लाख भी रह जाते हैं। एक तो ये कि मैं ये कहूंगा कि इस वाली दौड़ में मत पड़िएगा। ये जो है कि क्या ये हर दिन मुमकिन है? नहीं है, मैं बता रहा हूँ, आप व्यूज की दौड़ में ना पड़े, फिर वहां पर आप, मैं आपको बता रहा हूँ फिर उसके पूरे इकोनॉमिक्स से अलग हाँ, रहना पड़ेगा। इकोनॉमिक्स से। अब ये जो कहा जाता है ना, हो सकता है कि आपके सामने कोई 10 लाख व्यूज पाकर भी आपसे कम पैसे कमा रहा हो, क्योंकि दरअसल YouTube का एल्गोरिथम वो नहीं है जो टीवी का या अखबार का विज्ञापन का तरीका होता है। कैसे, ये समझाइएगा। यहाँ हाँ बिल्कुल, यहाँ जिस मार्केट में आप देखे जा रहे हैं, जिसकी जेब ज्यादा मजबूत है जी। कोई अमेरिका में बैठ के देख रहा है, कोई दिल्ली में बैठ के देख रहा है, कोई बांग्लादेश में बैठ के देख रहा है, और कोई बिहार, झारखंड या और बंगाल के किसी इंटीरियर में कमाई अलग होगी, उसकी कमाई अलग होगी। अब वो निश की कंटेंट आप कहाँ क्रिएट कर रहे हैं। हो सकता है कि आपका दर्शक वर्ग बहुत बड़ा हो जाए, खूब लोग बंगाल में और गांव में खूब देख रहे हैं, लेकिन उस पर जो विज्ञापन आने वाला है, जो आपकी खबर के पहले चलता है, और ये आप धीरे धीरे अपने कंटेंट को देख, जैसे मैं इस पे पॉलिटिकल और इकोनॉमिक्स दोनों पे बोलता हूं, क्योंकि दोनों मेरा अपना जिसको कहें कि कोर एरिया है। और कमाल की बात यह है कि मैं जो टीवी में ठीक ठाक जो पैसे होते हैं उससे बेहतर पैसे कमाता हूं। मुझे YouTube से कभी ऐसी परेशानी नहीं हुई। और अभी मैं ये सब कुछ जो कर रहा हूं वो मैं इंडिविजुअल कर रहा हूं, कोई मैंने इंस्टीट्यूशनलाइज नहीं किया। अपने घर के एक कमरे को स्टूडियो तो नहीं कहूंगा, छोटा सा स्टूडियो जैसा बना दिया है, वहीं से मैं सब कुछ करता हूं, इंडिपेंडेंट करता हूं। 1-2 लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं जो ग्राफिक्स है या कभी वीडियो एडिटिंग का काम हो गया। और आजकल तो कमाल ये है कि जो पहले एक टीवी स्टूडियो में 2 करोड़, 4 करोड़, 6 करोड़ की मशीन लगाकर पीसीआर, एमसीआर और 4 लोग उसके लिए लगते थे, आज वो आप 1-2 ऐसे सॉफ्टवेयर हैं उनके जरिए आप लाइव भी कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। बस आपकी तैयारी थोड़ी होनी चाहिए, अतिरेकी मत होइए। यूट्यूब पे होने का मतलब ये अतिरेकी नहीं है। लेकिन लोग जो यूट्यूब कर रहे हैं उनको तो ये तो देखना होगा कि व्यूज कहां से आ रहे हैं। बहुत सारे लोग जिनके लिए ये एक वैकल्पिक करियर है, तो वो इकोनॉमिक्स जो इसका है, अर्थशास्त्र जो इसका है, जो कमाई है, वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। संजय जी, आपको लगता है कि व्यूज को नहीं देखना भी एक चॉइस हो सकती है क्या? ये बिल्कुल मैं बात से सहमत हूँ कि आपका रेवेन्यू उन्हीं जगह से ज़्यादा आएगा जहाँ पे ज़्यादा देखा जाता है। जैसे मैं अपने आपके कहाँ देखे जा रहे हैं? मेरे को जो सबसे बड़ा रेवेन्यू आ रहा है, मान लीजिए मैं बता दूं, वो अमेरिका, लंदन, ऑस्ट्रेलिया। नेचुरली कि वो, अच्छा मैंने अभी 3 दिन पहले मैं अमेरिका के चुनाव पे कुछ काम करना चाहता था, तो मैंने बस जस्ट बोल दिया कि जो मेरे व्यूअर हैं, अगर उसमें अमेरिका में कुछ लोग हो तो अपना नाम, परिचय, फ़ोन नंबर दे दीजिएगा, मैं कुछ समझना चाहता हूँ। नगमा जी, 3 दिन में 100 लोगों के अमेरिका से मेल और नंबर आ गए। इसका मतलब का है वो अमेरिका में, लंदन में, इसमें देखा जा रहा है। भारत के लोग हर जगह हैं। एनआरआईज जो है, एनआरआई बहुत देखते हैं, मुझे बहुत देखते हैं। अच्छा, गूगल रिकॉर्ड देता है कौन से देश में आपको कहाँ कितना देखा जा रहा है, ये रिकॉर्ड देखता है। आपका हाईएस्ट व्यूअर कहाँ है? मेरा इस समय सबसे ज्यादा मैंने देखा पिछले दिनों में ऑस्ट्रेलिया बहुत था, अमेरिका बहुत था, लंदन बहुत था, और खाड़ी के देश बहुत देख रहे थे, दुबई में मैं बहुत देखा जा रहा था। तो मुझे बड़ा मजा आता है, मैं तो ये दुनिया कहाँ से आ गई, इतने देश में कहाँ से आ गए। तो शुरुआत जब आपने की थी जी, क्या उम्मीद लेके चले थे? 1000 सब्सक्राइबर, 1000 सब्सक्राइबर। मुझे लगा ये सरकार परेशान बहुत कर रही है, ये अफसर परेशान बहुत कर रहे हैं, जांचें करा रहे हैं, मैं बोलूंगा
तो 1000 सब्सक्राइबर हो जाएंगे तो ठीक है। ये तो सपने में भी नहीं सोचा था कि हर छठे दिन 1 लाख हो जाएंगे। वो ग्राफ यूं तेजी से बढ़ता चला जाएगा और मैं देश के पॉलिटिकल कमेंटेटर में लगातार नंबर 1 पे आ जाऊंगा। ये तो मेरे सपने की भी दुनिया में भी नहीं था, लेकिन मुझे लगा बोलना है, टीम ऐसी तैयार करी, टीम मुझसे भी ज्यादा मेहनत हिट करती कैसे है। हो गए आप इतना? मुझे ये लगा कि जब मेरी बात कही और बिल्कुल दिल से कही, मैंने सच बोला, कोई राव छुपाव नहीं था। लोगों को लगा कि एक आदमी है जो सिस्टम की बात बता रहा है, उत्तर प्रदेश में रह के बता रहा है। उत्तर प्रदेश थोड़ा वैसा है ना, थोड़ा सा, तो वहाँ बोल रहा है, इसका मतलब ये ठीक बोल रहा है। तो लोगों का प्यार बढ़ता चला गया, लोग बढ़ते चले गए। और लकीली नगमा जी, मेरी टीम इतनी अच्छी है, वो मुझसे भी अच्छी है। तो इस वक्त एक ब्रेक ले रहे हैं हम। यूट्यूब में क्या करें, क्या ना करें, क्या हिट है, क्या फेल, एक ब्रेक के बाद। क्योंकि इतनी भीड़ है इस YouTube के स्पेस में, तो जो यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन है वो सबका क्या है? जैसे हिमांशु हमारे साथ हैं, आपका क्या यूएसपी है, आपको लोग क्यों देखते हैं? क्योंकि ये सवाल अक्सर आता है, और जो YouTube अपना शुरू करना चाहे उसको भी ये लगता होगा। मनीष जी हमारे साथ हैं कि क्या आपका यूएसपी क्या है मनीष? जैसे अगर आपसे मैं पूछूं, और ये लगता है क्या कभी मन में ख्याल आता है कि मुझे लोग क्यों देखेंगे, इतने लोग हैं, इतने लोग यूट्यूब पर प्रोग्राम दे रहे हैं, तो मैं क्या अलग दे रहा हूँ? मैम अभी संजय सर बैठे हुए हैं। हाँ, मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ आपको। आपका सवाल अलग है, लेकिन संजय सर के मुझे लगता है कि करीब 30-35 लाख सब्सक्राइबर यूट्यूब पे हैं। आप सामने बैठे हुए हैं, आप ऑफ द कैमरा पूछिएगा कि जब इन्होंने यूट्यूब चैनल शुरू किया था, जब ये डिजिटल पर आए थे, तो उस दौर पे थोड़ा सा मैं भी बड़ा क्रांतिकारी हुआ करता था। और संजय सर ने 1-2 प्रोग्राम किए हुए मेरे ऊपर तमाम मुकदमे ला दिए गए थे, सिर्फ खबरें लिखने के लिए और ट्विटर पे ट्वीट करने के लिए। तो मेरा बड़ा सपोर्ट भी किया था इन्होंने। लेकिन ये इन्होंने अपनी अपनी लाइन वही बना के रखी थी। और आप जान के हैरान हो जाएंगी कि जब मैं इनके पास जुड़ा था, तो उस समय मेरे YouTube पे मुझे लगता है कि 40,000 सब्सक्राइबर थे और संजय सर के पास 30 या 32,000 सब्सक्राइबर थे। लेकिन आप यकीन नहीं करेंगे, मैं आज भी मैं 50,000 60,000 सब्सक्राइबर पे हूँ और संजय सर 35 लाख के ऊपर क्रॉस कर गए। तो मैंने बड़ा कोशिश की थी, बताया था, हम लोग बैठे थे कि नहीं आप डिजिटल पे करिए, डिजिटल पे करिए, डिजिटल पे, क्योंकि पहले चैनल डिबेट्स पे जाते थे। तो आप अंदाजा लगाइए कि लोग देखना क्या पसंद करते हैं। मैं आज भी 40,000 से 60,000 के बीच में सिमटा हूं और संजय सर 35 लाख से ज्यादा क्रॉस कर गए। तो मुझे लगता है इससे बड़ा उदाहरण कुछ कोई नहीं होगा कि यूट्यूब पे लोग क्या देखना चाहते हैं। यूट्यूब पे जब, हाँ सही बात है, जब मैंने बीच में कोशिश की थी, बीच में कुछ खबरें ऐसे की, कुछ ऐसे वीडियोस डालें जी। कि जो बहुत लोगों को चुभने लगे। हम्म। तो उसके बाद एक सिस्टम है, एक फ्रेम में बांधा गया मुझे, हम्म। कई तरीके से, कई तरह तरह से ऐसे नहीं, शिकंजे लगाए गए और ये ये हुआ भी कि समझना और ये बड़ा रिस्क जरूरी का है काम है। कि आप कितने आजाद होते हैं यूट्यूब पर भी कंटेंट डालने के लिए, और किस तरह की परेशानी होती है। पर हर्षवर्धन जी, हाँ, आप कब तक नजरों से नहीं, बच मैं ये पाते कह डिसएग्री रहा कर रहे हूँ, थे। मुझे लगता मनीष, है एक मिनट। हाँ। थोड़ा सा ये लोग समझे नहीं तो होगा ये कि लगेगा कि या तो आप सरकार से लड़ रहे हो या सरकार के साथ खड़े हो, इसके अलावा कोई गुंजाइश और ही नहीं है, हाँ। ऐसा नहीं है। एक तो ये कि जब आप व्यूअरशिप की बात करते हैं, तो जैसे हम न्यूज की दुनिया में थे, तो टीवी चैनल का जो न्यूज का हिस्सा था, उससे बहुत बड़ा हिस्सा, बहुत सी चीजें टीवी पे चलती हैं जो देखी जाती जी। हैं। तो जब आप न्यूज में आ रहे हैं, तो आपको ये ध्यान में रखना होगा कि आपको लड़ाई कहां तक लड़नी है, व्यूअरशिप में कहां तक जाना है। दूसरा, इतना तो तय है ना कि आप कुछ तो अलग बताएंगे, आप अलग भी नहीं बताएंगे, आप कोई नई खबर भी नहीं देंगे, आप सरकार से भी नहीं लड़ेंगे, आप सरकार का अच्छा भी नहीं बताएंगे, और अचानक आप कहेंगे कि डाल दें। पहला तो कंटिन्यूटी होनी चाहिए, वो कंटिन्यूटी जिसकी बात कर रहे हैं, जो संजय जी ने भी कहा ना, सुबह 6 बजे है तो है, आपको पर डे अगर 1-2 वीडियो डालने हैं तो डालने तो हैं। ये जो निरंतरता है वो कितनी इंपॉर्टेंट है? वो सबसे इंपॉर्टेंट है। मुझे लगता है कि अगर बड़ा से बड़ा चैनल वाला अगर 1 हफ्ते तक वो अपना यूट्यूब चैनल छोड़ देगा, तो 1 हफ्ते के बाद सब्सक्राइबर नहीं गिरेंगे, लेकिन उसकी व्यूअरशिप खत्म हो जाएगी। और एक बात बहुत अच्छे से समझना चाहिए, आपके 1 करोड़ भी सब्सक्राइबर रहे, अगर व्यूअरशिप डाउन होने लगेगी, तो आपकी जो मंथली जो अर्निंग है वो बहुत बुरी तरह से प्रभावित होती है, बहुत बुरी तरह से। मतलब लगातार दबाव है, लगातार दबाव है। और दूसरा ये है कि आपको प्रतिदिन पहले से ज्यादा काम करना है। और हमारे साथ इस वक्त हम लोग में जुड़ रहे हैं भाव तोरसेकर, जो कि एक यूट्यूबर हैं, पॉलिटिकल यूट्यूबर हैं। भाव तोरसेकर, ये यूट्यूब की जो दुनिया है, ये जो यूट्यूब का स्पेस है, वो इस समय कैसा है, क्या चुनौतियां हैं, ये आपसे जानना चाहेंगे। नहीं, यूट्यूब है, ओपन प्लेटफॉर्म मिल गया लोगों को, जो टैलेंट जो छुपा हुआ था, जिसको मेनस्ट्रीम मीडिया दिखाना नहीं चाहता था या दिखा नहीं रहा था, तो उनको तो ओपन प्लेटफॉर्म मिल गया। तो वो ये जैसा मानो कि बाढ़ आ गई है, फ्लड आ गया है।
तो हर एक को उसके लिए कोई कैपिटल नहीं लगता, तो जिसके पास स्मार्टफोन है वो शुरू कर देता है, तो उसको जितना चाहिए उतना रिस्पॉन्स। मैं तो एक मानता हूँ कि देखो, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन हमको कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया था, लेकिन 60-70 साल बाद सोशल मीडिया ने रियल, इन रियल टर्म्स जिसको हम बोलते हैं, वो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन मिल गया, क्योंकि वो प्लेटफॉर्म मिल गया। ये भी बताइए कि इसमें क्या काम करता है, आप कंटेंट किस तरह से चुनते हैं और क्या कंटेंट इस हिसाब से बदलना पड़ता है कि क्या काम कर रहा है, लोग क्या पसंद कर रहे हैं क्या नहीं? ना, लोग हर चीज का कंटेंट लोग पसंद करते हैं। देखो, मैं एक बोलूं, कोई फूड ब्लॉग्स बनाता है, लेकिन एक ट्रक ड्राइवर है, आर राजेश ट्रक ड्राइवर, ये ट्रक पर चलाता रहा है और 365 दिन में 330 दिन रोड पर रहता है, और वो अपना एक्सपीरियंस बताता है, उसको मिलियंस ऑफ लोग देख रहे हैं। तो क्यों देख रहे हैं? हम जैसे जर्नलिस्ट है उनको, या मीडिया में है उनको सोचना पड़ेगा कि इसको देखते तो हमको क्यों नहीं देखते। तो मैं वो देखता, वो सोचता हूँ कि इसको रिस्पांस क्यों मिलता है, क्योंकि वो जिंदगी की पॉजिटिव बातें बताता है। मैं आर राजेश ट्रक ड्राइवर की बात इसलिए बोल रहा हूँ कि मैंने उसके 25 से ज्यादा वीडियो देखे, उसमें नॉट अ सिंगल निगेटिव बात है। तो लोग पॉजिटिव सुनना चाहते हैं, और टोटल मीडिया जो है वो निगेटिव बन गया है, और उसका एडवांटेज ये यूट्यूब जैसे जो कंटेंट जनरेटर है उनको मिल गया है। यूट्यूब की बहुत ही दिलचस्प दुनिया है। इसमें कौन से लोग हैं जो कामयाब हो रहे हैं और कौन है जो नहीं चल पा रहे, क्या है इसमें कामयाबी का राज? ये बातचीत जारी रहेगी एक ब्रेक के बाद। इतना दबाव कैसे झेलते हैं आप? बहुत मुश्किल है नगमा जी, क्योंकि आपको जो सर ने बताया कि वाकई में रोज है, रात को 2 बजे तक काम करना होता और है। क्या क्या इंपॉर्टेंट है, जैसे इन्होंने निरंतरता की बात की ना, कंटिन्यूटी की, अगर 6 बजे है तो हाजिरी लगनी है 6 बजे, तो और क्या चीजें जैसे जो लोग करना भी चाहते होंगे, सुन रहे होंगे आपको, क्या क्या आप टिप देंगे इसके लिए? यूट्यूब के लिए सबसे बड़ी चीज़ ये है कि वहाँ भी इन्वेस्टिगेशन है, वहाँ भी आपको तलाश करना है, क्योंकि अब इतना फास्ट हो गया है, टीवी है, बाकी चीज़ें हैं, आपको नया क्या है, आपको लोग क्यों सुने, तो वहाँ भी आपको इन्वेस्टिगेशन करनी है, आपको ढूंढना है, खबरें ढूंढनी है। आप एक खबर ब्रेक करते हैं और पहले लेकर आते हैं, पहले आंकड़े लेके आते हैं, तो आपके सब्सक्राइबर स्पीड से बढ़ते हैं। तो आपको महीने में कम से कम 10 खबरें इन्वेस्टिगेशन की ढूंढनी है। क्वालिटी कंटेंट, क्वालिटी और कंटेंट बहुत जरूरी है, क्योंकि आप क्षणिक तो आप तेजी से बढ़ सकते हैं, कोई सनसनी फैला के बढ़ सकते हैं, लेकिन यूट्यूब की दुनिया भी फिर आपको आपका भरोसा ना, इंटेलेक्चुअल क्लास आपको सुन रही है, गरीब सुन रहा है, ट्रक ड्राइवर सुन रहा है, तो आपको सबको सामंजस्य बैठाना है। आपको अमेरिका वाले से लेकर ट्रक ड्राइवर के बीच की बात करनी है, तो ट्रक ड्राइवर भी सुने और अमेरिका वाला आदमी भी सुने, उसके बीच आपको पूरी मार्केटिंग, सेल्फ मार्केटिंग है, प्रमोशन है, नेटवर्किंग है, ये तमाम चीजें सारा है, क्योंकि आपको आपका फेस है, चैनल का एक फेस होता है, तो वो फेस है। तो मैंने कहा ना, वो 6 वाला मैंने 1-2 बार कोशिश करी, लेकिन वो 6 वाला संजय शर्मा की बोलना है, तो आप किसी भी हालत में कहीं पे भी हो आपको बोलना है। कितनी मुश्किल होती है, क्योंकि आप एक इंडिविजुअल के तौर पे यूट्यूब पे कंटेंट डाल रहे हैं, आपको वो दबाव सरकार का हो, कोई भी सरकार हो, वो प्रेशर हो, पॉलिटिशियंस के अलावा ब्यूरोक्रेट्स भी हैं, आपने बात की, कई तरह के दबाव हो सकते हैं, कैसे डील करते हैं बहुत इसको? दबाव नगमा जी, मतलब मैं कहना नहीं चाहता क्या आसान हो जाता जब आपके व्यूअर्स ज्यादा, सब्सक्राइबर्स ज्यादा होते हैं, तो उस चीज को, और ध्यान भी तभी जाता होगा जब आपके व्यूअर्स ज्यादा होते हैं, उसके पहले कोई पूछते नहीं है। कहते हैं लोड क्यों लेगा कोई? नगमा जी, मैंने तो चूंकि बहुत झेला है, एक फेक नाम और एड्रेस से मेरे खिलाफ आर्थिक अपराध अनुसंधान की जांच सेटअप कर दी गई। एक STF है, उनके IDG ने मेरी वाइफ पर मुकदमा कर दिया, अखबार की खबर को लेकर हमला हुआ, मेरे सब ऐड बंद कर दिए गए, मेरा सरकारी मकान छीन लिया गया। लेकिन मुझे लगा कि ये सब हो रहा है तो और अच्छा हो रहा है, तब तो बुरा लगता था, दुख होता था। आज मैं ईश्वर को धन्यवाद देता हूँ, वो सब नहीं होता तो एक मेरी इमेज नहीं बनती कि यार ये इंसान सच के लिए लड़ रहा था, इसलिए परेशान किया गया, इसी ने मुझे ब्रांड बना दिया। मैं तो थैंक्स कहूँगा उन सब लोगों को जिन्होंने मेरे संग ये किया, वो मेरे लिए ईश्वर का दूसरा रूप थे। ऐसी दुनिया बन गई कि मैं 2 दिन में कह रहा हूँ 100 लोग अमेरिका से नंबर भेज रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया से नंबर भेज रहे हैं, एक नई दुनिया है यूट्यूब। और सबसे बड़ी चीज़ नगमा जी ये है, खास तौर से जो लोग नया काम करना चाहते हैं, असीमित संभावनाएं हैं। बिल्कुल, आपको गाना आता हो वो आप बेहतर कर सकते हैं, आपको खाना बनाना आता हो वो आप बेहतर कर सकते हैं। जो कला आपके अंदर है, जिसका आप हुनर है, जिसके आप मास्टर हैं, आप उसको बेहतर से बेहतर प्रदर्शन करेंगे तो ये असीमित दुनिया है। एक दिन में आप 1 लाख सब्सक्राइबर ले सकते हैं,
आपको अपने हुनर सामने लाने का माध्यम है। प्रेशर गवर्नमेंट के प्रति जब आप बोलते हैं तो ज़्यादा आता है, बाकी दुनिया में आप बनाइए उसमें नहीं आता है। और नेचुरली जब आप इतनी ब्रांडिंग करेंगे, झोला भर के पैसे कमाएंगे, तो सरकार के प्रेशर तो आएंगे आएंगे, तो वो आते हैं और हम लड़ते हैं, उसमें मज़ा आने लगा, फिर थ्रिल आने लगी है। और नई दुनिया है, एयरपोर्ट पे जाओ, ट्रक ड्राइवर हो, स्टेशन हो, मॉल हो, लोग आते हैं, सेल्फी लेते हैं। तो आप पहचानते तो हैं। नगमा जी, हम तो आपको पत्रकारिता करते करते आपको देखते रहते थे, नगमा जी कैसी हो सकती होंगी, तो आपके लोग करते होंगे, आप टीवी का चेहरा थे। हम लोग तो टीवी का चेहरा नहीं थे, हम बड़े छोटे जिले से आए थे। लेकिन अब आपके जैसे स्टार एंकर की फीलिंग हम जैसे यूट्यूबर्स को आने लगी है, जो इतनी छोटी जगह से आए। इसका मतलब कि एक नई दुनिया खोल दिया यूट्यूब ने, कि वहां पे एक छोटे स्तर का भी आदमी बड़ा चेहरा बन सकता है, देश का और दुनिया का बड़ा चेहरा बन सकता है। ये असीमित संभावना है यूट्यूब की। मनीष, इस असीमित संभावनाओं के बारे में, उसके दबाव के बारे में आपका क्या सोचना है, और कितना इस दबाव के बाद उसको मेंटेन करते रहना कितना मुश्किल है? और अब कभी ऐसा लगता है कि अब नहीं करेंगे, ये छोड़ दें, कुछ और करें, बहुत ज्यादा मुश्किल है ये बनाए रखना, बने रहना यहाँ पे? देखिए, मैं तो यही कहूंगा कि जहां मैं रहता हूं वहां बड़ा मुश्किल है ऐसा करना, क्योंकि संजय सर बताया मैं कि संजय सर अपने आप को उन्होंने साबित किया, और जाहिर तौर पर मैं खुद देखता हूं उनको कि अगर कभी निकलो उनके ऑफिस के बाहर से, तो अगर शाम को 6 बजे इनकी गाड़ी खड़ी है तो कभी 12-1 बजे निकल के जाती है, और उस चौराहे पे आपको दूर दूर तक कोई दिखेगा नहीं। तो जाहिर तौर पर निश्चित रूप से देखिए, लड़ना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, कंटेंट पे काम करना पड़ता है, और एक जो निरंतरता है, जैसा कि अभी हर्षवर्धन सर कह रहे थे कि निरंतरता है वो बनाए रखना है। और अगर नए यूट्यूबर्स हैं तो मुझे तो लगता है कि थोड़ा सा वो अगर आए, और अगर उनके पास बड़ा जबरदस्त बैकअप हो या बड़े लंबे लिंक्स हों, तो ही वो बने रहें। जी। क्योंकि मुझे नहीं लगता कि अब नए लोगों के लिए, हाँ आप ब्लॉगिंग करिए, आप कुछ और करिए, न्यूज वाले एरिया में तो मेरी मतलब मैं कहूंगा कि न्यूज तो करने मत आइएगा, क्योंकि न्यूज आपको देखना लोग तभी पसंद करेंगे जब संजय सर ने कहा कि इन्वेस्टिगेशन, ऐसी स्टोरीज करोगे, कुछ नया लेके आओगे, नया तभी लोग आप, कंटेंट और हाँ कंटेंट लेके आओगे एक, तभी आपको देखेंगे। जी लेकिन जी उस जी, नया एक कंटेंट ले आने में विश्वसनीय बहुत कंटेंट, नया कंटेंट जो लोग देखें, क्यों देखें, ये बहुत जरूरी है। नहीं, इस नया के कंटेंट साथ को नगमा देखना। जी जो अभी आपने शब्द कहा ना, विश्वसनीय, मुझे विश्वसनीय। लगता है यूट्यूब की दुनिया में भी इसका बहुत महत्व है। बिल्कुल आइए, आप नए लोग हैं, और ये ऐसा मीडियम है कि प्रोफेशन और पैशन दोनों आप एक साथ जी सकते हैं यहाँ। आप किसी फ्रेमवर्क में नहीं है। जब हम लोग कह रहे हैं कि सुबह से रात तक काम करना है, तो करना ही करना है, लेकिन आप अपने काम के घंटे खुद तय करते हैं, आप अपने मालिक खुद हैं। और जो सबसे बड़ी बात है कि जब आप एक तरह का इस तरह का कंटेंट बनाते हैं, जब विश्वसनीयता आपकी बनती है, जैसे भी संजय जी ने कहा ना, मैं देश भर में घूमता हूं, अभी हम भी आज सुबह कलकत्ता से आए हैं, ये शायद 2 दिन पहले आ गए हैं। किसी भी शहर में मैं भले 4 दिन रुकूं, होटल में खाना मैं नहीं खा पाता हूं, किसी न किसी के घर में खाना खा रहा होता हूं, क्योंकि वो हमको अपने फैमिली मेंबर की तरह ट्रीट करते हैं, जो शायद पत्रकारिता करते हुए पहले थोड़ा मुश्किल होता था, क्योंकि उस तरह से कनेक्ट नहीं था। तो ये जो सोशल मीडिया है, न्यू मीडिया है, यूट्यूब है, ये आपको उनके परिवार में सिर्फ टीवी स्क्रीन पर नहीं ले जाता, उनके घर के ड्राइंग रूम में और डाइनिंग टेबल पर भी पहुंचा रहा है। ये आप सोचिए कितनी बड़ी चीज है। बिल्कुल आइए, बहुत मौके हैं। मैं एक सवाल करूं उससे पहले मैं कुछ सवाल अब यहाँ से लेना चाहूंगी। स्टूडेंट्स कुछ हमारे साथ मौजूद हैं, और जर्नलिज्म के स्टूडेंट्स हैं, और उसमें से बहुत सारे लोग होंगे ऐसे आगे जो यूट्यूब कंटेंट जनरेट करेंगे अलग अलग तरह का। आपने ये बातचीत सुनी, कोई सवाल आपका? सर गुड इवनिंग, माय नेम इज़ वंश। सर मेरा क्वेश्चन था, जैसे अगर किसी ने, अब मतलब सबके मन में एक बार तो थॉट आता है कि हमें यूट्यूब स्टार्ट करना ही करना है, तो कुछ कोई की पॉइंट्स जो याद रखने चाहिए स्टार्ट करने से पहले, या कोई पर्टिकुलर फील्ड जिसमें स्टार्ट करें? नमस्कार, मेरा नाम सची है। मेरा आपसे सवाल ये है कि यूट्यूब की बढ़ती लोकप्रियता को देख मीडिया लैंडस्केप में इसकी भूमिका को कैसे विकसित होते हुए देखते हैं हम? पहले आपको अपनी फील्ड चुननी है कि आपको किस विषय पे मास्टरी है, और मास्टरी के अलावा आपका दिल किस में लगता है, जो काम आप कर रहे हो उसमें आप खुश कितने हो, जी, वो सबसे पहली चीज है। हर्षवर्धन जी, आप खुद को बनना चाहते हैं, जैसे आप हैं, आप बेहतर करना चाहते हैं, अपना बेटरमेंट अगर खोजने की इच्छा है, तो आप YouTube पर आ जाइए। और जहां तक विषय की बात रही, कई बार लोग विषय को लेकर सोचते हैं कि क्या करें, तो मैं ये कहता हूं कि जो भी आपको लगे एक बार उसको शुरू कर दीजिए। वहां कोई ऐसा तो है नहीं, आप करेक्शन कर सकते हैं, आगे जाके उसमें सुधार कर सकते हैं। हो सकता है कि आपको करते करते कोई नई चीज इन्वेंट हो जाए, आपको खुद पता लगे अरे मैं तो ये भी कर सकता था, तो आप वो करने लगे। अब दुनिया के ऐसे ढेर सारे विषय हैं जो टीवी, अखबार और दूसरी जगहों पर नहीं गुंजाइश है, तो आप कर सकते हैं। लोकल रिपोर्टिंग की गुंजाइश वहां है,
किसी शहर की जो उसकी सभ्यता है, उसकी संस्कृति है, आर्कियोलॉजी की गुंजाइश है, किसी तरह का नया काम है वो आपके यहाँ हो सकता है, उसकी गुंजाइश है। तो ऐसे ढेर सारे एवेन्यूज हैं जो खुल रहे हैं। और कुछ नहीं, अपने शहर के इवेंट का एक चैनल आप बना सकते हैं, अपने शहर की, अपने राज्य की जानकारी का एक चैनल आप बना सकते हैं। इतनी चीजें हैं, लोग खोजते हुए आते हैं। और सबसे अच्छा है, एक तो आप ठीक है दूसरे चैनलों को देखिए, हैशटैग जो यूट्यूब पर चल रहा होता है उसको एक महीना देख लीजिए, जिस भी फील्ड में आपको इंटरेस्ट है वो आपको पता चल जाए कि लोग देख क्या रहे हैं। अच्छा, एक सवाल जो शायद सची आपने नाम, हाँ, उन्होंने बड़ा अच्छा सवाल पूछा था कि कैसे पूरा जो ये मीडिया का लैंडस्केप है वो कैसे बदल रहा है। एक तो मैं नहीं मानता हूँ ये न्यू मीडिया और सोशल मीडिया और अनसोशल मीडिया, ऐसा नहीं भैया। जब प्रिंटिंग भर का था तो लोग अखबार में थे, टीवी आ गया, अब वो नया मीडिया है, ज्यादा क्विक है, रिस्पॉन्सिव है। यानी यहां आपको जो पब्लिक का प्रेशर है वो बहुत ज्यादा है। तो जाहिर है पब्लिक का प्रेशर होगा। तो मैं एक शब्द बार बार बोलता हूं जब कहीं मैं बोलने जाता हूं, तो यहां भी उसका इस्तेमाल कर रहा हूं, डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ मीडिया एंड सोसाइटी। ये बदला है इस न्यू मीडिया ने। नमस्कार मैम। नमस्कार सर, मेरा नाम कनिका है। जैसे अभी बीच में बात हुई थी व्यूअर्स एंड ऑल की, तो उसमें ऐसे बहुत से यूट्यूबर्स हैं जिनके व्यूअर्स नहीं आते या फिर सब्सक्राइबर्स नहीं आते, तो उनका मोरल डाउन हो जाता है। तो आप कुछ ऐसे टिप्स दीजिए कि वो अपने आप को एनकरेज कर सके। एक तो ये कि अगर उस जिस भी विषय पर आप बना रहे हैं उस पर थोड़ा सा पढ़ाई करना शुरू कर दें। एक तो बड़ी ये लोगों के दिमाग में है ना कि आप YouTube वगैरह करते हैं तो पढ़ने लिखने से वास्ता नहीं होना चाहिए। जब आप पढ़ेंगे तो कुछ वैल्यू एडिशन करेंगे, कुछ नया देंगे, थोड़ी रिसर्च की आदत डाल लीजिए, वो काम आप करेंगे। और कई बार कुछ तरह के कंटेंट होते हैं जिसमें पैकेजिंग बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। जब प्योर एनालिसिस हो तो उसमें शायद नहीं बहुत जरूरत है, लेकिन दूसरे तरह के कंटेंट में पैकेजिंग की भी जरूरत है, उस पर भी ध्यान देना चाहिए। ठीक है, तो इतना ही मेरे पास समय। मैं आखिरी में आपसे एक बार पूछना चाहूंगी कि दुनिया की अगर हम तुलना में देखें यूट्यूबर्स को, तो भारतीय यूट्यूबर्स कहाँ खड़े हैं? आप दोनों कैसे? बहुत ज़्यादा हिस्सा यूट्यूब का भारत पे है, जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, यूट्यूब बनते बहुत ज़्यादा हैं, तो नेचुरली यूट्यूब के लिए बहुत बड़ा मार्केट है भारत। डेमोक्रेसी में आपको जिसको कहते हैं ना कि इंडिपेंडेंट व्यू पॉइंट रखने के लिए इससे बेहतर तरीका नहीं है। आपने कुछ जो सीखा शायद और किसी तरीके से नौकरी करके, काम करके आप उससे अर्निंग नहीं कर सकते थे, उसके लिए बहुत अच्छा है। अभी हम दुनिया में बहुत पीछे हैं। अभी दुनिया के जो बड़े यूट्यूबर्स हैं उनके सामने हमारे यहाँ के जो हाईएस्ट मोस्ट पेड यूट्यूबर्स हैं वो 1/10 भी नहीं है। तो उसकी वजह है ये कि जैसे जैसे मार्केट बड़ा होगा, सिर्फ व्यूअरशिप नहीं, जो पैसे देने वाले लोग हैं, एडवर्टाइजर्स जो ज्यादा आएंगे, उनके हिसाब से ताकत बढ़ेगी। और ताकत बढ़ने वाली है। आप भी अपना फील्ड एरिया चुन लीजिए, शुरू हो जाइए। सबके लिए ये एक संदेश है और एडवाइस भी है कि आप यूट्यूब में बहुत असीम संभावनाएं हैं, आप अपना फील्ड चुनें, लेकिन जिसमें आपके दिल की आवाज़ हो उसी सब्जेक्ट को चुनें, जो जैसे हर्षवर्धन जी ने भी कहा कि सुबह उठ के जिसे करने का दिल चाहता हो, तो वैसे में आप लोगों से जुड़ सकते हैं। बहुत शुक्रिया आप लोगों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, समय देने के लिए और ये टिप देने के लिए कि यूट्यूब में क्या काम करता है और क्या नहीं, और अगर आप यूट्यूबर हैं तो किन बातों का ध्यान रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए हमारे साथ।